हेलो एंड वेलकम टू माय क्लास। आज मैं आपको इस मौर्य समाज की जो प्रशासन व्यवस्था है वो और उसमें जो मौर्य समाज में जो कला का विकास हुआ वो दो चीजों में आपको इसमें बताऊंगा जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देखते हैं, चलिए देखते हैं इसमें मौर्य व्यवस्था जो प्रशासन व्यवस्था है वो किस तरीके से काम करती थी। तो हमारा जो मौर्य समाज था, तो इसमें जो प्रशासन था ये हमारा केंद्रीकृत प्रशासन था। जो मौर्य शासन था उसको हम केंद्रीय शासन बोल सकते हैं। यानी यानी जो पूरी तरीके से जो जिसको कंट्रोल करता था वो पूरा राजा था। राजा में सारी शक्तियां समाहित थी, वही प्रशासन, सैनिक और न्यायिक व्यवस्था का प्रमुख था। ये सारी शक्तियां एक राजा में ही समाहित थी, तो इसलिए ये केंद्रीकृत शासन था। तो इसमें जो आज का शासन है, जैसे आज का शासन क्या है कि देश है पहले, उसके बाद राज्य है, राज्य फिर मंडल में बटा हुआ है, मंडल फिर जिलों में बटा हुआ है, फिर जिलों के बाद हमारे गांव आ जाते हैं। या फिर आप इसको इस तरीके से हमारा ये इस पूरा बटा हुआ है। उसी तरीके से मौर्य प्रशासन में भी सबसे बड़ा देश होता था, उसके बाद राज्य, मंडल, जिले और गांव। तो ये सारी चीजें उस प्रशासन में भी थी, लेकिन उनका नाम आपको अलग अलग मिलेगा क्योंकि उस टाइम के जो नाम थे वो अलग थे। अब जैसे उस टाइम का जो राज्य था उसको चक्र बोला जाता था, राज्य को चक्र, और उसके बाद मंडल को विषय बोला जाता था, जिलों को गोप बोल दिया और गांव को ग्राम बोल दिया। तो ये सारे नाम आपको देखने को आगे मिलेंगे जो आप आगे जब पढ़ोगे। तो अब इन सारी चीजों को, इतना बड़ा रास्ता तो इसके इकाइयों में बटा हुआ था, तो इस सबको चलाने के लिए इनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया था। अब इन टुकड़ों को चलाने के लिए इनके अधिकारी चाहिए थे, प्रशासनिक अधिकारी। तो उन प्रशासनिक अधिकारियों के नाम जो था वो, जो प्रशासनिक अधिकारी थे उस टाइम के, उनको आमात्य बोला जाता था। और इन सब में सबसे बड़ा जो पद था अमात्य, जो सबसे बड़ा अमात्य होता था उसको प्रधानमंत्री का जो पद होता था वो सबसे बड़ा पद अमात्यों में होता था। यानी जो प्रशासनिक अधिकारी है वो सबसे बड़ा प्रधानमंत्री होता था। और उसके बाद जो शीर्ष इसके बाद जो शीर्ष अधिकारी आते थे उनको तीर्थ बोला जाता था। तो इसमें कुछ अमात्य जो आते हैं वो, उनके कुछ नाम, जैसे उदाहरण के लिए समहर्ता, जो राजस्व का प्रधान होता था उसको समहर्ता बोलते थे। सानंद दाता जो राजकीय कोषाध्यक्ष था उसको बोलते थे। सीता भूमि के जो था वो राजकीय कृषि विभाग जो था उसका विभागाध्यक्ष को भूमि का जो राजकीय सीता भूमि का सीताध्यक्ष बोलते थे। तो अभी ये जो सीता भूमि होती है क्या कि ये एक राजकीय भूमि होती थी, यानी जो सरकारी भूमि है उसको हम सीता भूमि बोलते थे। तो इसका जो मुखिया होता था, इस विभाग का जो भी मुखिया होता था उसको राजकीय विभाग कृषि विभाग अध्यक्ष बोल देते थे। तो सीताध्यक्ष बोल देते हैं या फिर राजकीय कृषि विभाग अध्यक्ष, जो आज के वर्तमान समय में हम बोल सकते हैं जिनको। बाकी पन्नाध्यक्ष जो होते हैं जो वाणिज्य विभाग के अध्यक्ष थे, अक्ष पटलाध्यक्ष जो महालेखागार के अध्यक्ष थे। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि उस समय भी उन्होंने कितने अच्छी तरीके से अपनी व्यवस्था को, प्रशासन व्यवस्था को सुसज्जित बना रखा था। इतने बड़े राज्य को चलाने के लिए उन्होंने अपनी जो व्यवस्था था, राज्य की व्यवस्था को अच्छे से संगठित कर रखा था। इसके बाद जब आते हैं कि जो इनकी जो पैदल सेना, इन्होंने अपनी सेना को भी बहुत ही सुसज्जित तरीके से और सुनिश्चित तरीके से बनाया था। तो इनकी जो सेना विभाग का अध्यक्ष था उसको सेनापति बोलते थे। और जो इनकी सेना थी, इनकी सेना में घुड़सवार, पैदल, हाथी, रथ, ये सारी चीजें शामिल थी। तो इसमें जो पैदल आपने देखा था कि 6 लाख की सेना थी, घुड़सवार में बोला जाता ये 50,000 थे, और हाथी ये 9,000 थे। अब ये 9,000 इनकी सेना में शामिल थे। तो इतनी सुसज्जित सेना थी, इन्होंने अपनी सेना को बना रखा था कि ये इसके सेनापति थे और इनका रख रखाव अलग, बहुत ही अलग अच्छे तरीके से कर रखे थे। अब आते हैं न्याय व्यवस्था। अब क्योंकि जो राजा है वो सारे सभी का प्रमुख है, प्रशासन का भी, सैनिक का भी, न्यायिक का भी प्रमुख। लेकिन इतना बड़ा राज्य है, देखो ये पूरा भारत है, तो इस तरीके से ये जो भारत है
हमारा ये अभी जो वर्तमान का भारत है, इसको आप देख सकते हो। तो ये लगभग भारत में, ये जो भारत है, तो यहाँ से लेकर ये जो पूरा बंगाल, ये यहाँ से लेकर और वर्तमान का पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ तक इनका पूरा राज्य फैला पड़ा है। तो इतने बड़े राज्य को एक राजा पूरा न्याय नहीं दे सकता है, तो इन्होंने न्याय व्यवस्था के लिए क्या किया कि न्यायालय न्यायालय बनवाए, और न्यायालय में जो उनको राजकों को उनको पदेन किया, उनको उनकी भर्ती की, जो आज के वर्ग में बोल सकते हैं उनको भर्ती की। तो वो दो तरीके के न्यायालय बनवाए, एक दीवानी जिसको धर्मस्थीय बोला जाता था, दूसरा कंटक शोधन। तो धर्मस्थीय में क्या होता था, यहाँ पे दीवानी अदालत होती थी, और कंटक शोधन में यहाँ पे फौजदारी जो मामले हो जाते थे, वो यहाँ पर कंटक शोधक में, यहाँ पर फौजदारी में, कंटक शोधक अदालत में फौजदारी मामले को सुलझाया जाता था, और धर्मस्थीय मामलों में, अदालतों में दीवानी मामलों को सुलझाया जाता था। तो यहाँ पे उन्होंने न्याय व्यवस्था भी काफी अच्छी बना रखी थी, क्योंकि अगर आपको इतना बड़ा राज्य चलाना है तो आपको न्याय व्यवस्था तो करनी होगी, जिससे लोग आपके खिलाफ ना जाए, आप समझे कि हाँ आपका राजा अच्छा है। तो अगर जितना अच्छी न्याय व्यवस्था होगी उतना ही अच्छा आपका राज्य चलेगा। तो इन्होंने इसलिए अपनी राज्य में न्याय व्यवस्था की भी अच्छी व्यवस्था कर रखी थी। आगे में देखते हैं इनको, क्योंकि इतना बड़ा राज्य है इनका, तो उस राज्य के लिए कहाँ से क्या, आपका अगर कहीं से भी कुछ चिंगारी उठ रही है या फिर कुछ हो रहा है, तो उसके लिए उन्होंने गुप्तचर भी लगा रखे थे। दो तरीके के गुप्तचर थे, एक संस्था और एक संचार संस्था। वो ऐसे गुप्तचरों को बोला जाता था जो एक जगह से रहकर उनकी गुप्त सूचनाओं को राजा तक पहुंचाते थे। एक जगह पे रह रहे और गुप्त सूचनाएं राजा तक पहुंचा दी गुप्त तरीके से। दूसरे थे जो जिसमें संचार बोला जाता था, वो घूम घूम कर पूरे राज्य में घूम घूम कर पता लगाते थे कहाँ क्या हो रहा है। और इन गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, उसमें इनको गूढ़ पुरुष भी बोला गया है। तो ये कौटिल्य ने इनको अर्थशास्त्र में गूढ़ पुरुष बोला है। इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता था राजा को, अपने राज्य को संतुलित, राजा के लिए कि वो अपने राज्य को संतुलित कर सके, क्योंकि अगर कहीं से चिंगारी उठ रही तो ये अगर राजा को पता नहीं चला तो वो बहुत ही बड़ी राज्य टूटने का भी खतरा हो सकता था। तो ये सारी चीजें थी जो अपने राजा ने अपने प्रशासन में बना रखी थी। इसके बाद जो प्रांत थे जिनको चक्र बोला जाता था, वो इतने बड़े राज्य को उन्होंने 5 प्रांतों में बांट रखा था जिनको चक्र बोला जाता था। और इन प्रांतों में जो राज्यपाल होता था, प्रांतों का जो राज्यपाल होता था उसको कुमार बोला जाता था, उस पद को कुमार, और ये होता था राज्यपाल के बराबर। तो ये जो राज्यपाल होता था, तो वो जो होता था वो राजा का पुत्र होता था, कोई ना कोई पुत्र। और यही पुत्र बाद में अपनी जब राजा बनता था, तो यहाँ से जो सीखी हुई शिक्षा है और अनुभव है, जो अनुभव वो अपना, जब राजा बनता था तब अपना अनुभव वो राज्य चलाने के लिए यूज करता था। तो जो 5 प्रांत थे हमारे, एक उत्तरापंथ जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, दक्षिण पंथ जिसकी स्वर्णगिरी राजधानी थी, प्रासी पूर्वी में जो पाटली था वो अवंती, पश्चिम में जो उज्जैन जिसकी राजधानी थी, कलिंग जिसकी तोसाली राजधानी थी। तो ये उत्तर में तक्षशिला, दक्षिण में पूर्णा, दक्षिण में दक्षिणपंथी, पूर्व में प्रासी, पश्चिम में अवंती, और कलिंग ये उड़ीसा की साइड का राजस्थान। तो इस तरीके से इन्होंने अपने 5 राज्यों में बांट रखा था, और सबकी राजधानी आपको यहाँ पर दे रखी। कभी कभी क्वेश्चन पूछते आ जाते हैं कि प्राची राज की राजधानी क्या थी, और जो प्राची राज की राजधानी है पाटलिपुत्र, यही राजधानी ये पूरे राज्य की, पूरे देश की भी राजधानी थी, पूरे राज्य की राजधानी। इसके बाद जो राज्य बटे थे वो विषय में, और विषय का जो अध्यक्ष होता था वो विषयपति बोला जाता था। विषयों को फिर गोप में बांटा जाता था, जो 10 समूह को, 10 गांव का एक समूह होता था, तो उनको, उसका एक अध्यक्ष होता था, उसको गोपपति बोला जाता। फिर जो ग्राम का अध्यक्ष होता था, जो सबसे छोटी इकाई थी, जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी ग्राम, तो उसको ग्रामीण बोला जाता था। अब यहाँ पे क्योंकि जो एक बड़ा साम्राज्य और तो बड़े बड़े नगर भी थे, तो नगर प्रशासन की भी इन्होंने समुचित व्यवस्था कर रखी थी। नगर प्रशासन के लिए इन्होंने 6 समितियां बना रखी थी, जिनके लिए अलग अलग काम अलॉट किया जाता था, अलग अलग काम दिया जाता था। और एक प्रत्येक समिति में
5 सदस्य मिलते थे, 5 सदस्य होते थे। ये मैग्नेस्टीज ने अपनी बुक में लिखा हुआ है कि 6 समितियों में 5-5 सदस्य होते थे। तो एक नगर को चलाने के लिए 30 लोगों का समूह हो जाता था। जब 30 लोगों का समूह मिलके जब एक नगर को चलाएगा तो व्यवस्था अपने आप ही अच्छी हो जाएगी, और वो अलग-अलग कामों को जब देख रहे हैं तो इस तरीके से हमने इनकी प्रशासन व्यवस्था देखी किस तरीके से चलते हैं। अब देखते हैं कि मौर्य समाज उस टाइम किस हिसाब से बटा हुआ था। तो मौर्य समाज उस टाइम जो हमको साक्ष्य मिलते हैं, तो कौटिल्य के अनुसार जो अर्थशास्त्र में देखने को मिलता है, उनके हिसाब से हमारा जो मौर्य समाज था वो ब्राह्मण, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्णों में बटा था। ये 4 वर्णों में जो हमारा समाज बटा था। लेकिन इस बात को जो मैग्नेस्टीज हैं, मैगस्थनीज, ये नहीं मानते। ये बोलते हैं कि ये हमारा जो समाज था वो 7 वर्णों में बटा था, क्योंकि ये बाहर से आए हुए थे और यहाँ के जो वर्ण व्यवस्था की समझ इनको नहीं थी मैग्नेस्टीज को। तो इन्होंने जो देखा अपने हिसाब से, उस हिसाब से इन्होंने हमारे समाज को बताया। मैग्नेस्टीज के हिसाब से हमारा जो समाज था वो 7 वर्णों में बचा था, जो थे दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक और निरीक्षक और सभासद। तो ये 7 वर्गों में बटा हुआ था हमारा समाज मैग्नेस्टीज के हिसाब से। लेकिन जो हमारे जो कौटिल्य है उन्होंने बताया कि हमारा समाज सिर्फ 4 वर्णों में बटा था, और उस टाइम जो ब्राह्मण और क्षत्रियों का हमारा समाज में दबदबा था, और बट शूद्रों की भी उस टाइम काफी शूद्र भी काफी अच्छी सिचुएशन में थे, काफी अच्छे हालात में थे। ये इनका हर काम में इनका यूज होता था, इसलिए इन्होंने आर्य, शूद्रों को भी आर्य बोला है। कौटिल्य ने अपने जो अर्थशास्त्र में इनको शूद्रों को भी आर्य बोला है। तो अब आते हैं आगे कौटिल्य और मैग्नेस्टीज के बारे में इन्होंने क्या क्या बताया। तो कौटिल्य बताते हैं कि हमारे यहाँ दास प्रथा है, मौर्य समाज में दास प्रथा थी, लेकिन मैग्नेस्टीज बोलते हैं कि यहाँ दास प्रथा नहीं थी। ऐसा इसलिए क्योंकि उस टाइम जो यूनान था, हाँ, यूनान और अरब में जो भी मिस्र की तरफ जो दास प्रथा होती थी, उसके दासों को हालत बहुत ही खराब रखी थी, बांध के रखा जाता था। तो उस जैसी यहाँ स्थिति नहीं थी। यहाँ दासों के लिए हर एक काम के लिए, छोटे मोटे कामों के लिए दास रखे जाते थे। तो उस तरीके से क्योंकि ये हम लोग उन दासों पे इतना ज्यादा अत्याचार नहीं होता था। वो काम करते थे, भरपेट खाते थे और अपने काम से काम रखते थे। लेकिन जब वो यूनान में था तो वहाँ दासों की व्यवस्था ज्यादा खराब थी, इसलिए मैग्नेस्टीज ने बोला कि यहाँ दास प्रथा नहीं थी, लेकिन कौटिल्य बोलते हैं कि यहाँ दास प्रथा थी। और जब बात करते हैं स्त्रियों की, तो मौर्य समाज में स्त्रियों के लिए शिक्षा का अधिकार तो मिल गया था, शिक्षा का अधिकार मिल गया था, लेकिन फिर भी ये उतना ज्यादा स्त्रियों का उतनी ज्यादा प्रोग्रेसिव सोसाइटी नहीं थी। यहाँ वैश्यावृत्ति भी होती थी, और जो वैश्यावृत्ति कहती थी उनका ना, उनको रूप जीवा, उन स्त्रियों को रूप जीवा बोला जाता था। और मौर्य समाज की एक कोई भी राज्य होता था, उसको चलाने के लिए आपको एक अर्थव्यवस्था, एक अच्छा खासा अपना वाणिज्य होना चाहिए, अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। तो जो मौर्य अर्थव्यवस्था थी वो कृषि आधारित थी। तो पूरी जो व्यवस्था थी वो कृषि आधारित थी, और कृषि का एक बड़ा भाग 1/6 या 1/4, 1/6 या 1/4 भाग को इनके बीच में उसको कर के रूप में राजा को देना पड़ता था। अब इस कर को जो बोला जाता था, इसको आप भाग भी बोल सकते हैं, और ये जो कर है इसको भाग भी बोला जाता था। और जो प्रमुख उद्योग था, जो मौर्य 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 जो समाज था उसमें जो प्रमुख उद्योग था उसको वो वस्त्र उद्योग था। और यहाँ का जो अभी तक जैसे हमने पिछले जो अपनी सभ्यताएं थी, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है, वहाँ क्या होता था, वस्त्र विनिमय का काम होता था। वस्त्र विनिमय से हमारा जो वाणिज्य या फिर व्यापार होता था। लेकिन यहाँ मुद्रा का प्रयोग होने लगा था, तो मुद्रा के प्रयोग से यहाँ वस्त्र विनिमय को एक अच्छी ऊंचाई मिली, सॉरी वस्त्र विनिमय नहीं, एक व्यापार को एक अच्छी ऊंचाई मिली, और यहाँ देखने को मिलता था कि व्यापार अच्छा खासा फला और फूला। तो जो अब आगे देखते हैं कि यहाँ पे जो कर, क्योंकि यहाँ पे जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी कृषि आधारित थी, और जो उद्योग था वो बस था। तो यहाँ पर जब
राज्य चलाना होता है तो उसके लिए पैसे की जरूरत होती है। तो ऐसे में जो राजा का कर चोरी करता था, जिसने भी कर चोरी की, अगर राजा को पता चल गया तो उसके लिए मृत्यु का प्रावधान था। अब उससे इससे मृत्यु से छोटी कोई भी सजा नहीं थी। अगर आपने कर चोरी किया है तो आपको सीधे सीधे फांसी हो जाएगी। और यहाँ का जो प्रमुख बंदरगाह है वो भड़ोच का बंदरगाह है, जो अभी गुजरात में है। तो इस ये जो बंदरगाह है, यहाँ से बहुत सारा इनका व्यापार होता था बाहर के देशों में। तो इतना था हमारा ये इसके प्रशासन में, जो हमारा जो मौर्य प्रशासन है वो इतना प्रशासन था। तो इस तरीके से इन्होंने अपना पूरा प्रशासन बना रखा था। और ये हमारे एग्जाम के जो पॉइंट ऑफ व्यू से है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये हमारा जो चैप्टर बन जाता है एंशिएंट हिस्ट्री का, यानी जो प्राचीन इतिहास है उनमें से एक बहुत ही प्रमुख चैप्टर ये बन जाता है। हाँ, यहाँ पे ये जो कर है, इसको एक क्वेश्चन बन सकता है कि कर को मौर्य प्रशासन यानी मौर्य समाज में क्या बोला जाता था। तो कर को भाग या बलि भी बोला जाता था। तो जो कर बोला उसको बलि या भाग बोला जाता था मौर्य समाज में। अब देखते हैं यहाँ पे जो मौर्य समाज, जो मौर्य कला है वो किस तरीके से विकसित हुई और क्या क्या मौर्य कला में मिला। तो हम देखते हैं कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता में हमने देखा था कि हम देखते हैं कि उसमें कला का विकास हुआ। वहाँ कंक्रीट के पत्थर मिले, कई सारी बहुत भी चीजें मिली और खिलौने मिले। कला का मतलब होता है कि मानव द्वारा बनाई गई कलाकृति, तो वो कला होता है। तो ऐसी सिंधु घाटी में बहुत सारी चीजें मिली, तो जिसको जो मानव वहां से नृत्य करती हुई एक नृतंगना भी मिली। तो ये सारी चीजें, इसके बाद जो सिंधु घाटी की सभ्यता जैसे ही समाप्त हुई तो ये कला का विकास भी समाप्त हो गया। वैदिक काल में अब कला देखने को नहीं मिली। लेकिन जैसे जैसे मौर्य काल आया, मौर्य काल में कला का बहुत ही व्यवस्थित तरीके से विकास शुरू हुआ। आप इसमें देखोगे यहाँ पे बहुत सारे शिलालेख मिले हैं, स्तूप बनवाए हैं। तो ये सारी चीजें हमारी शिलालेख वो कला में ही आ जाती हैं। तो ये देखते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ। मौर्य समाज का जो शिलालेख है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो मौर्य बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं कि मौर्य प्रशासन और मौर्य जो है हमारी प्राचीन इतिहास में जानने के लिए। तो जो शिलालेख मिले, शिलालेख का क्या मतलब था, तो एक पत्थर की बड़ी सी चट्टान पे खोद के उस पर लिखवा दिया, एक शिला पे लिखवा दिया, तो वो हो गए शिलालेख। तो मौर्य समाज में मौर्य जो प्रशासन था, मौर्य वंश था, उसमें 14 शिलालेख मिले हैं, जिनमें कुछ शिलालेख हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जिनको हम अभी देखने जो जैसे प्रथम शिलालेख है, ये आ जाता है कि पशु बल की निंदा किस शिलालेख में मिली है। तो प्रथम शिलालेख है, तो उसमें पशु बल की निंदा की गई है, यानी आपको जो पशु जो हत्या है वो नहीं करोगे, पशु की बलि नहीं दोगे। और चौथे शिलालेख में भेरी घोष की जगह युद्धम घोष। इसका क्या मतलब है कि आप जो राज्य करेंगे वो तलवार के बल पर ना करके धर्म के बल पर राज करेंगे। तो तलवार की बजाय धर्म के मार्ग पर राज्य चलेंगे, के मार्ग पर राज्य करेंगे। तो ये हमारा चौथा शिलालेख में मिल जाता है, तो ये हमारा एक इम्पोर्टेंट शिलालेख बन जाता है। पांचवें में इन्होंने धर्म के बारे में बताया। सातवां और आठवां जो शिलालेख है उसमें तीर्थ यात्राओं का, जो अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन यहाँ पे मिलता है। 13वां किला जो है जहाँ पे कलिंग युद्ध और इनके जो अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था उसके उसका विवरण यहाँ पे मिलता है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण शिलालेख हो जाता है। तो अब इसमें देखते हैं, क्योंकि शिलालेख मिले तो इसकी किसी न किसी ने खोज की होगी। तो शिलालेखों की खेत जो की थी 1750 में पडुतरी प्रेंगलार ने की थी। लेकिन वो इस शिलालेख की खोज तो हो गई, लेकिन वो इसको पढ़ नहीं पाए कि ये किसका शिलालेख है, क्या है। तो जो पहली बार पढ़ा था वो जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था इस शिलालेख को। तो आपको ध्यान रखना होगा कि इसकी खोज कब हुई और किसने की और इसको पढ़ा किसने। तो पढ़ा जेम्स प्रिंसेस ने पहली बार, और पडुतरी फ्रेंकलार ने इसकी खोज की। अब पूछ दिया जाता है कि शिलालेख पर किस किस लिपि में लिखा हुआ था। तो उसमें ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और माइक लिपि में लिखा गया था। ये काफी इंटरेस्टिंग है कि जो
भारत एक इस तरीके से है। तो इधर जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान अफगानिस्तान इराक के मिला हुआ जो एरिया है उसमें ग्रीक और अरमाइक में अरमाइक भाषा में जो लिपि है उसमें लिखा गया है। पाकिस्तान में खरोष्टी लिपि है और ब्राह्मी लिपि बाकी जगह मिलती है। तो जो खरोष्टी लिपि है वो दाएं से बाएं लिखी जाती है और ये बाएं से ब्राह्मी बाएं से दाएं लिखी जाती है। तो इधर क्योंकि ये यूनानी की तरफ अफगानिस्तान और ईरान का एरिया, तो उधर ग्रीक और अरमाइक थी, बाकी इधर अरब के एरिया में ये खरोष्टी लिपि और बाकी भारत के लिपि में ये ब्राह्मी लिपि, बाकी एरिया में ब्राह्मी लिपि है। इसके बाद ब्राह्मी लिपि से कई सारी लिपियां विकसित हुई। तो उस तरीके से इन्होंने चार लिपियों में लिखा गया और आपसे ये पूछ दिया जाएगा कि अफगानिस्तान के इलाके में किस लिपि में शिलालेख मिले हैं, तो वो ग्रीक और अरमाइक में मिलते हैं। या फिर खरोष्टी लिपि किधर से किधर लिखी जाती है, तो ये बाएं से दाएं लिखी जाती है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। इसके बाद जो स्तंभ मिले हैं, 14 नहीं, ये 7 स्तंभ मिले हैं यहाँ से। तो जो स्तंभ मिले हैं, 7 स्तंभ मिले हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है वो सारनाथ का स्तंभ है। इसमें 4 सिंह है। इसमें सबसे ऊपर 4 सिंह, जो हमारा अभी राष्ट्रीय चिन्ह है, ये जमानत में ये घोड़ा है। सॉरी, घोड़ा तो हो गया यहाँ पे पहले। तो 4 सिंह है सबसे ऊपर, जो हमारा अशोक की लाट का जो चिन्ह है, हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक है, अशोक स्तंभ से लिया गया है। तो उसमें 4 सिंह सबसे ऊपर एक दूसरे की तरफ पीठ करे हुए बैठे हैं। उसके नीचे कुछ जानवर है जिनमें हाथी, घोड़ा, सिंह और एक बैल। इन इन चार हाथी, इन 4 जानवरों की मूर्तियां, उसके नीचे 24 तीलियों वाला चक्र भी इसमें है। तो हमारा ये जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो भी अशोक स्तंभ से ही लिया गया है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो ये जो स्तंभ है कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद में जो गुफा विहार आते हैं, गुफा विहार को भी इन्होंने बहुत ही ज्यादा विकसित कराया था। जो बराबर की पहाड़ियां हैं उसमें अशोक ने गुफा बनवाए थे। और जो इसके बाद जो दूसरी पहाड़ी है, जो दूसरी पहाड़ी थी वहां पे दशरथ, इनके दशरथ ने यहाँ पे जो पहाड़ी थी उस पे इनके जो पौत्र थे दशरथ, दशरथ ने जो इनके पौत्र थे, तो दशरथ जो पौत्र हैं उन्होंने नागार्जुन पहाड़ियों पे, नागार्जुन पहाड़ियों पे इन्होंने, दशरथ इनके पौत्र थे अशोक के, उन्होंने वहां पर गुफा का निर्माण कराया था। तो ये पूछा जा सकता है कि आपको बराबर की पहाड़ियों में निर्माण किसने कराया, और जो नागार्जुन पहाड़ियों पे निर्माण किसने कराया था। बराबर की पहाड़ियों में जो गुफा का निर्माण था वो अशोक ने कराया, और नागार्जुन की पहाड़ियों में वो दशरथ ने कराया, जो इनके पौत्र थे। इसके बाद स्तूप आते हैं। तो बोला जाता है कि 84,000 स्तूप इन्होंने बनवाए। लेकिन ऐसा मुश्किल हो सकता है इतनी बड़ी में, फिर भी आप इसको जो इतिहास है वही आप मानोगे। तो इसमें जो स्तूप है, सांची का स्तूप, बरहुत का स्तूप, ये बहुत ही मेन स्तूप है जो आज भी अभी भी सही स्थिति में है। इसके बाद इनका जो राजमहल था पाटलिपुत्र में, जिसको राजप्रसाद बोला जाता है, वो एक बहुत ही बेमिसाल नमूना है हमारा जो मौर्य कला है उसका। उसमें इन्होंने क्या किया था, जो स्तंभ थे, 80 स्तंभों पर खड़ा ये राजप्रसाद है, जिसमें जो स्तंभ बने वो कंकड़ और पत्थर और कंकरी के बने हुए, लेकिन इसकी जो छत है, छत और फर्श, जो हमारी फर्श है वो लकड़ी की बनी हुई है। तो फर्श और जो छत है वो लकड़ी की बनी है, लेकिन जो स्तंभ बने 80 वो कंकड़ और पत्थर के बने हो। तो यहाँ से इन्होंने कंकड़, और ये चीज हमने देखा कि कंकड़ और पत्थर की यहाँ से यूज स्टार्ट हो गया था। अब आते हैं इसकी जो लोक कला में आते हैं। तो अब ये तो हमने सारी देख ली कि वो राज्य, एक राजा ने कला बनाई। उसके बाद जो प्रशासन में लोग रहते हैं, गांव में लोग रहते हैं, उनके भी लोगों में एक कला होती है। तो लोक कला भी यहाँ से बहुत अच्छे से विकसित हुई। तो यहाँ से यक्षण और यक्षणियों की मूर्ति मिलती है, जो कि यहाँ से मूर्ति कला का भी
हमको देखने को मिलता है कि यहाँ अच्छा सा विकास हुआ है। उसमें वो उत्तरी काली पाली स्मृत दंड भी यहाँ से देखने को मिलती है, और इस ये भी यहाँ पे बनाई जाती थी। तो अब आते हैं अशोक का। अब ये तो हो गई लोक कला। अब आते हैं अशोक के धम्म। तो अशोक का धम्म क्या था कि इन्होंने जो सभी धर्मों का सार, और उसमें मुख्य रूप से बौद्ध धर्म को इन्होंने आगे बढ़ाया। अब क्योंकि इनका जो मेन जो ये बौद्ध धर्म को मानते थे अशोक, और धर्म परिवर्तन के बाद इनका जो कलिंग से युद्ध हुआ था, उसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था, बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए थे। तो इसलिए इनका जो भी इन्होंने लिखवाया उसमें बौद्ध धर्म का प्रभाव ज्यादा मिलता है, लेकिन लेकिन उन्होंने जो भी है सभी धर्मों के सार, इन्होंने फिर भी कोशिश की कि सभी धर्म का सार उस पर आ जाए। और नैतिकता पर इन्होंने ज्यादा बल दिया। अभी आपने देखा कि इन्होंने पशुबल की निंदा की। तो इसलिए इनका जो धर्म है वो बौद्ध धर्म से ज्यादा प्रभावित था और नैतिकता पर आधारित था। इन्होंने धर्म के प्रचार के लिए आगे क्या किया कि इन्होंने अपनी पुत्र महेंद्र और पुत्री संमित्रा को श्रीलंका धर्म प्रचार के लिए भेजा था। तो और आज भी आप देखते हैं कि श्रीलंका में जो धर्म चलता है, ज्यादातर लोग वहाँ बौद्ध धर्म को मानते हैं। फिर इन्होंने नेपाल में भी अपने पुत्र को भेजा, तो वहाँ पुत्र पुत्री को धर्म प्रचार के लिए भेजा। तो इस तरीके से इन्होंने भारत के बाहर भी धर्म को, जो बौद्ध धर्म है उसका प्रचार कराया। और धर्म के लिए इन्होंने महामात्रों की नियुक्ति की, और उसके बाद शिलालेखों और स्तंभों का निर्माण कराया धर्म प्रचार के लिए। महामात्र क्या करते थे, ये घूम घूम कर लोगों को धर्म के बारे में बताते थे, अपनी प्रजा को बताते थे। अब क्योंकि ये धर्म को आगे फैलाना चाहते थे, इन्होंने धर्म के लिए यात्राएं करना स्टार्ट की। इन्होंने 10वें वर्ष में बौद्ध गया की यात्रा की, और फिर 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की, जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त, जहाँ गया में जहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ था, और लुम्बिनी में जहाँ उनका जन्म हुआ था। तो इनकी जो धर्म यात्रा का क्रम था, इन्होंने सबसे पहली यात्रा गया में की, फिर कुशीनगर, फिर लुम्बिनी, कपिलवस्तु, फिर सारनाथ, फिर श्रावस्ती। ये इनका यात्रा का क्रम है। तो आपको मालूम हुआ कि इन्होंने 9वें वर्ष में कलिंग पर युद्ध किया था, और उसके बाद उनको जीत लिया। उसके बाद इनका हृदय परिवर्तन हो गया। हृदय परिवर्तन के बाद इन्होंने धम्म नीति को अपना लिया, और उसके बाद से इन्होंने अपनी यात्राएं करना स्टार्ट कर दी। लेकिन इनकी जो धम्म नीति है ये ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई। इसके बाद जो इनके वंशज आए वो इसको कंटिन्यू नहीं कर पाए, क्योंकि ये जो प्रशासन चलाना होता है उसके लिए आपको हथियार उठाने ही पड़ते हैं। तो बाद में ये, क्योंकि ये धम्म नीति पर चलने लगे, इसके बाद ये जो मौर्य वंश है ये टूट गया, और बाद में जो सुंग वंश ने इनको, जो आपने बृहद्रथ का देखा था, उनका वध कर दिया, और उसके बाद ये मौर्य का जो समाज था, मौर्य वंश था, वो वहीं पर खत्म हो गया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।